नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली के 12 भाव में केतु के प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, यदि अभी तक आपने सूर्य से लेकर राहु पर्यंत इन सभी ग्रहों की चर्चा जन्म कुंडली के 12 भाव में अभी तक ये कार्यक्रम नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर चले जाइए। एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी, उस प्लेलिस्ट में जो नए वीडियोज हैं उन्हीं में सर्च कीजिए, आपको ये सारे वीडियोज देखने को मिल जाएंगे। राहु का कार्यक्रम तो मैंने कल ही बनाया था। एक और बात, ये जो चर्चा मैं लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, यहां पर आपको ग्रहों से संबंधित उनकी अच्छाइयां नहीं, उनसे उत्पन्न होने वाली बुराइयों को बताने जा रहा हूं। अब जाहिर सी बात है, जो मेरे नए दर्शक होंगे उनके मन में यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि जब राहु केतु की बात बता रहे हैं तो आप तो बुराई ही बताएंगे। नहीं, ऐसा नहीं। आप चूंकि इसके लिए आपको पूर्व के कार्यक्रम देखने होंगे तब आपको समझ में आएगा। वैसे मैं इतना बताना चाहता हूं, समझ लीजिए। प्रिय दर्शकों, ग्रह जन्म कुंडली के किसी भी भाव में हो, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो किसी भी भाव में हो, अगर उस भाव में रहकर के वो अच्छाई उत्पन्न कर रहा है तो उसके वहां होने भर मात्र से कुछ न कुछ बुराई भी अवश्य ही उत्पन्न होगी। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे शब्द का अर्थ है, आप अपने आप को ले लीजिए। आप जहां होते हैं वहां आपके होने से अगर अच्छाई उत्पन्न हो रही है तो कुछ न कुछ बुराई भी उत्पन्न हो रही होगी। यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आपको खुद समझने की आवश्यकता है। मैं उन्हीं बुराइयों को बता रहा हूं। मैं ऐसी बुराई की चर्चा नहीं कर रहा जिस पर हमेशा कार्यक्रमों में चर्चा चलती रहती है। मैं उन बुराइयों की बात कर रहा हूं कि ग्रह अच्छी स्थिति में हो तब भी ये बुराई 100% देखने को मिलेंगे। केतु लग्न में हो तो ऐसे जातक के अंदर एक कमी अवश्य देखने को मिलेगी, और वो है उसकी चंचलता। और उसकी चूंकि कुजवत केतु है तो चंचलता के कारण ही उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी भी देखने को मिलेगी। ऐसे जातक के जीवन में सामाजिक, व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ न कुछ कमियां रहेगी। कारण क्या है कि ऐसे जातक का शरीर कृशकाय होता है, दुबला पतला होता है ऐसा जातक, सो उसके अंदर जो एक आत्मविश्वास जागृत होना चाहिए वो नहीं हो पाता। दूसरे भाव में केतु हो तो दूसरे भाव का केतु भी जातक को अस्वस्थ करता है। स्वास्थ्य से हालांकि ध्यान रखिएगा, दूसरे भाव के केतु को बहुत बढ़िया माना गया है, आकस्मिक धनदायक माना गया है, पर अस्वस्थ करता है। कारण अष्टम में राहु हो जाते हैं, दीर्घकालिक रोग की स्थिति वहां होती है। और साथ ही साथ ऐसा जातक कटु वचन बोलने वाला, ऐसा बोलेगा कि जिससे सामने वाले को चुभ ही जाए। मुख जन्य रोग, मुंह से संबंधित रोग, पैतृक संपत्ति के मुद्दे में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती हैं। ऐसे जातक के अव्यवस्थित खान पान के कारण उसको जीवन काल में स्वास्थ्य से संबंधित दीर्घकालिक परेशानियां अवश्य उत्पन्न होती हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के तीसरे में केतु को कोई बहुत कारक नहीं कहा गया है, परंतु जन्म कुंडली के तीसरे में यदि केतु हो तो भी जातक को वो चंचल बनाते हैं। वायुजन्य पीड़ा, वायुजनित रोग से वो जातक को रोगी कर देते हैं, और साथ ही साथ छोटे भाई बहन से या तो विहीन करते हैं या उनके साथ बहुत ज्यादा मतभेद कराते हैं। और ऐसे जातकों के जीवन काल में तंत्र मंत्र से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती है। नजर दोष की समस्याएं भी ऐसे जातक के जीवन काल में चलती रहती हैं। केतु यदि कुंडली के चतुर्थ में हो तो यह अच्छा ही है, क्योंकि दशम का राहु बहुत अच्छा है तो चतुर्थ का केतु अच्छा है। पर फिर भी एक कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में कमी, चंचलता, उसकी वाचालता और निरुत्साही प्रवृत्ति देखने को मिलती है। हालांकि बहुत कमी है, ज्यादा तो नहीं कहूंगा। एक कमी, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, माता को मानसिक अशांति, माता को अनिद्रा की शिकायत, माता के स्वास्थ्य में परेशानी। और ऐसे जातक को जीवन काल में जो भी लोग उससे जुड़ेंगे, जो भी लोग आपसे जुड़ेंगे, जो आपके मित्र हैं या जो भी करीबी हैं, सब केवल और केवल आपके प्रभाव और आपका लाभ उठाना चाहेंगे। आपसे जुड़ने वाला कोई भी व्यक्ति
वो आपका शुभचिंतक और आपका हितैषी नहीं होगा, केवल वक्त आने पर अपना हिस्सा लेके कब आपसे भागें यही सोच रखने वाला होगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के पंचम में केतु जातक को वात रोगी, गैस का रोगी, उसकी बुद्धि थोड़ी भ्रमित कर देते हैं और संतान सुख में भी कमी ला देते हैं। हालांकि ऐसे जातकों में बुद्धि तो होती है, परंतु वो क्रोधी स्वभाव का होता है। अब यहां देखिए, केतु के प्रभाव बहुत खराब नहीं है, राहु के एकादश में अच्छा है, केतु यहां पर अच्छा ही प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन छोटी मोटी परेशानी आती है। षष्ठ का केतु, ये बहुत अच्छा बिल्कुल नहीं कहा गया है। ऐसे जातकों के जीवन काल में नजर लगना, तंत्र मंत्र की बाधाएं, तंत्रजन्य पीड़ा से वो पीड़ित होता है। ऐसे जातकों को जीवन काल में नजर खूब लगती है और स्वास्थ्य में कोई परेशानी हो जाए तो कई बार डॉक्टर भी उसके रोग को ठीक से पकड़ नहीं पाते। तो एक बार अगर स्वास्थ्य में परेशानी आ जाए तो रोग कई बार लंबे समय तक चला जाता है। ऐसा जातक वातजन्य रोग से ग्रसित, लड़ाई झगड़ा करने में महारथी होता ही होता है। कहीं ना कहीं देखें तो लड़ाई झगड़ा उसके जीवन काल में चलता है और तंत्र मंत्र भूत प्रेतजन्य रोगों से ग्रसित होता है। दुर्घटना की संभावना भी ऐसे जातक के जीवन काल में होती रहती है। सप्तम का केतु, अब चूंकि लग्न का राहु अगर अच्छा आप कहते हैं तो सप्तम में केतु थोड़ी परेशानी तो लाएगा। हमारी चर्चा आज केतु की है कि सप्तम का केतु दाम्पत्य जीवन में परेशानी, जीवन साथी को मंदमती बनाता है, अर्थात जीवन साथी को दिग्भ्रमित कर देता है, जिसके चलते दाम्पत्य जीवन में वो एक जो रस होना चाहिए वो न होकर के निरस दाम्पत्य जीवन हो जाता है। कई बार दाम्पत्य में विच्छेद की स्थिति उत्पन्न कर देता है। यानी कुल मिलाकर के ऐसा जातक सुख से वंचित हो जाता है, जो सुख उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। ऐसा जातक यदि कोई व्यापार करता है पार्टनरशिप में तो व्यर्थ की बातों को लेकर के, यानी सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई सामान्य सी बात लेकर के पार्टनर से अनबन या मतभेद हो जाए और पार्टनरशिप टूट जाए। प्रिय दर्शकों, कुंडली के अष्टम में केतु को बहुत अच्छा माना गया है। यहां के केतु आकस्मिक धनदायक माने गए हैं, पर यहां से भी कुछ परेशानी देखने को मिलती है। ऐसे जातक को जीवन काल में किसी न किसी तरह की दीर्घकालिक रोग, गुप्त रोग और साथ ही साथ आयु से संबंधित परेशानी ऐसे जातक के जीवन काल में देखने को मिलती है। जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ से अल्पायु कहते हैं। मैं अल्पायु सीधा सीधा नहीं कह सकता, क्योंकि और भी कई सारे कारण होते हैं अल्पायु होने के, लेकिन हाँ, स्वास्थ्य में कुछ परेशानी ऐसे लोगों को भी छठवें आठवें हमेशा कहा करता हूं कि केतु हैं तो रोग की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि रोग पकड़ में नहीं आता, और जब तक पकड़ में आता है तब तक जातक के लिए देर हो जाती है या तब तक रोग बढ़ जाता है। तो जब भी जन्म कुंडली के छठे आठवें में केतु हैं, आपको इस बात का ख्याल तो रखना ही होगा कि रोग को हल्के में नहीं लेना है। नवम के केतु को बहुत अच्छा माना गया है, बहुत ही अच्छा। ज्योतिषशास्त्र में नवम के केतु की प्रशंसा बहुत है, लेकिन ऐसे जातक को ज्योतिषशास्त्र के मर्मज्ञ ये भी कहते हैं कि अपयशी होता है ऐसा जातक, यानी जितना वो किसी के लिए कर ले, सबकी मदद, सबका हित, उसको यश नहीं मिलता। बाहर वालों को तो छोड़िए, अपने वालों की बात सबसे पहले आती है, उसको अपने वालों से भी कोई वो सहयोग, सांत्वना नहीं मिल पाता जो कि उसको मिलना चाहिए। तब उसको कई बार लगता है जीवन काल में मैं तो व्यर्थ का ही परिश्रम करता रह गया। भाग्योदय उसका हो तो जाता है समय पर ही, मैं भाग्योदय उसका कहूंगा। वैसे देखा जाए तो केतु का जो प्रभाव है बहुत हद तक गुरुवत है। मीन राशि को अपनी राशि मानते हैं तो भाग्योदय करा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भाग्य का वो सुख जातक को नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। या यूं समझ लिए कि हां, वो अपने लिए केवल सोचे, अपने धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े, साधना के मार्ग पर आगे बढ़े, तब कोई चिंता नहीं है। लेकिन जहां वो औरों के लिए करेगा और जहां वो उम्मीद करेगा, क्योंकि इंसान जब भी किसी के लिए करता है तो उम्मीद करता है, उस उम्मीद में उसको परेशानी आएगी, किसी से कुछ मिलेगा नहीं। दसम के केतु की बात करूं तो ये ठीक नहीं है। ऐसा जातक व्यर्थ का अभिमान करने वाला होता है, सन्यासी प्रवृत्ति वाला उसका जीवन होता है, जीवन में एकाकीपन वाली स्थिति, और जो सुख उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। माता का स्वास्थ्य कमजोर, गृह कलह, समाज में भी जो मान सम्मान उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, मान सम्मान की हानि होती है। कार्य क्षेत्र में लगातार उसके परेशानियां, व्यर्थ जैसे ही उसका ग्रोथ हो रहा हो, आप देखेंगे अगर जिनकी कुंडली में हो कि जब भी ग्रोथ होने वाला हो तभी दिक्कत आ जाएगी। हालांकि एक अच्छाई भी मैंने बताई थी, बड़ी अच्छाई मैंने बताई थी कि जब जब नौकरी जाएगी दूसरी नौकरी तुरंत आपको मिल जाएगी। ये केतु का प्रभाव है, केतु तुरंत चीजों को लौटाते हैं। लेकिन समस्या यही है कि जब लगेगा कि नहीं मैं स्थिर हो गया हूं, अच्छा ग्रोथ हो रहा है, तभी आपको उस नौकरी को छोड़ना पड़ेगा। 11वें के केतु की बात करूं
तो प्रिय दर्शकों 11वें का जो केतु है ये भी जो परेशानी उत्पन्न करते हैं वो संतान पक्ष से उत्पन्न करते हैं, जातक की बुद्धि को कमजोर कर देते हैं और जातक को वात जन्य रोग दे देते हैं, संतान सुख से बाधित करते हैं और साथ ही साथ परेशानी लाते हैं प्रेम संबंध में। ऐसे जातक के जीवन काल में प्रेम संबंध में निरंतर परेशानियां उत्पन्न होती रहती हैं, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और भ्रम के कारण ही प्रेम संबंध में विच्छेद की स्थिति भी उत्पन्न होती है। और 12वें के केतु को बताने की आवश्यकता नहीं कि बहुत अच्छा है, आपने यही सुना है मोक्ष कारक है केतु, परंतु ऐसे जातकों के अंदर चंचल बुद्धि डाल देते हैं। ऐसा जातक, अब सवाल यहां पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत जो लाइन कहने जा रहा हूं कई लोगों को हो कुंडली में तो चुभ जाएगा कि ऐसा जातक ठगी विद्या में बड़ा महारथी हो जाता है। अब जरा सोच के देखिए कि केतु को तो आपने ये सोच सुना है कि मोक्ष प्रदायक है, कारक है, और ये कह रहे हैं ठगी में ले जाता है। मैं कह नहीं रहा हूं, एक बार आपने आपसे पूछ लीजिए, अगर है तो। जिनके नहीं है उनके लिए ज़्यादा कुछ विचारणीय नहीं, जिनके है वो एक बार खुद से पूछें कि क्या आपके अंदर ये गुण नहीं है। और कहीं ना कहीं ऐसा जातक अविश्वासी प्रवृत्ति का भी होता है, तंत्र मंत्र इत्यादि में, भूत प्रेत में इसकी रुचि ज़्यादा होती है। तो सवाल उठता है कि जब इतना बुरा है तो केतु को मोक्ष का कारक क्यों कहा गया। इसके पीछे बहुत सारे रहस्य हैं जिस पर मैंने बहुत बार चर्चा की है। केवल 12वें में केतु हो जाने से सभी जब मोक्ष पाने लगे तो कहना ही क्या, ये कमियां देखने को मिलती हैं अगर जन्म कुंडली के 12वें में केतु हो। अब आप अगर ये कह रहे हैं कि हाँ मेरी कुंडली में है, अच्छाई है, तो प्रायः अगर लोग कहते हैं कि अच्छाई है तो ये है, और बुराई है तो लोग कहते हैं नहीं ये तो मेरे अंदर नहीं है। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि बुराई नहीं है, ये भगवान की कृपा है, ये बहुत अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं अच्छाई है बस बुराई नहीं है, तब फिर आप विश्वास रखिए, तब आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि नहीं अच्छाई भी नहीं है, क्योंकि एक नहीं हो सकता कभी। जब भी होगा सिक्के के दो पहलू ही होंगे, अगर अच्छाई हो तो बुराई भी होगी, ये पक्का है। तो आशा करता हूं हमने आज चर्चा 9 ग्रहों की कर ली। ये अलग बात है कि रुक रुक करके किया हमने, लेकिन 9 ग्रहों की हमने चर्चा की और यहां पर हमने कमियों को जाना। अब अगर आपकी कुंडली में ऐसा है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ कमी है और मुझे इसको ठीक करना है, तो आप मेरे चैनल पर जाइए, एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी, एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको नवग्रह को ठीक करने के लिए। मैंने प्रत्येक ग्रह को ठीक करने के लिए 20-20 उपाय बताए हैं। आप केतु के सारे उपाय देखिए और उन उपायों को करिए, आपको जरूर लाभ होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।